हेलो स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर किरण टाक, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, मीरा गर्ल्स कॉलेज, उदयपुर। बच्चों, हमने अभी तक यूनिट फर्स्ट को कवर कर लिया है। आज हम यूनिट सेकंड की बात करेंगे, जिसका फर्स्ट टॉपिक है प्लांट नॉमेनक्लेचर, और उसका हम पार्ट 1 आज हम डिस्कस करेंगे। तो प्लांट नॉमेनक्लेचर क्या है? Nomenclature can be defined as the system of naming the objects, particularly of biological origin, and it deals with the correct naming of the plants and plant taxa like family, order, species, genus, mm, kingdom, division, class, etc. तो प्लांट नॉमेनक्लेचर के अंतर्गत हम किसी भी टैक्सॉन, चाहे वो स्पीसीज हो, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो ऑर्डर हो, उनका प्रॉपर नेमिंग किया जाता है और उसको क्लासिफाई करते हैं। पहले नॉमेनक्लेचर करेंगे और उसके बाद में उसका क्लासिफिकेशन करते हैं। नॉमेनक्लेचर की आवश्यकता क्यों है? तो जनरली क्या होता है कि जो साइंटिफिक नेम्स होते हैं वो यूनिवर्सल होते हैं और थ्रू आउट वर्ल्ड उसको यूज किया जाता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक ही प्लांट है, उसके अलग अलग नाम है, तो अलग अलग जगह उसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, तो कंफ्यूजन हो जाता है कि प्लांट वास्तव में कौन सा है। देन जो कॉमन नाम है दे आर नॉट कंसिस्टेंट, और कई बार ऐसा भी होता है कि एक प्लांट है, उसको अलग अलग कॉमन नाम से जाना जाता है। जैसे कि सामने उदाहरण दिख रहा है आपको, आइपोमिया, इसके कॉमन नाम उसको वुडबाइन भी कहा जाता है, इसको मॉर्निंग ग्लोरी भी कहा जाता है। तो प्लांट तो एक ही है लेकिन उसका नाम अलग अलग कॉमन नेम है, इंग्लिश नेम उसका अलग अलग है। ठीक उसी प्रकार से उल्टा भी हो सकता है कि बॉटनिकल नेम अलग अलग है लेकिन उसका एक ही कॉमन नाम है। जैसे कि एरेशिया और अफरोसा, ये दोनों बॉटनिकल नेम है प्लांट के, और दोनों अलग अलग प्लांट है लेकिन इनका जो कॉमन नाम है वो एक ही टेक्सोन है। जैसे कि सलाई इसका नाम है, कोंकणी भी इसको कहते हैं। तो बॉटनिकल नेम डिफरेंट है लेकिन कॉमन नाम एक ही है। देन जो कॉमन नाम होते हैं वो किसी भी रैंक या टेक्सोन के बारे में कुछ बताते नहीं है, लेकिन साइंटिफिक नेम में उसका मीनिंग से उसके नाम, उसके बारे में पता लग जाता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि जो ऑर्गेनिजम्स है उसका किसी लैंग्वेज में कोई नाम ही नहीं होता है। तो इन सबको दूर करने के लिए हमें नॉमेनक्लेचर की आवश्यकता होती है। तो अब हम बात करते हैं डिटेल में कि नॉमेनक्लेचर की वास्तव में क्या आवश्यकता है। तो जैसे कि अ, बताया मैंने आपको कि एक ही प्लांट है, अलग अलग कंट्री में पाया जाता है, लेकिन उसको अलग अलग, उसकी अलग अलग कंट्री की लैंग्वेज में उसके अलग अलग नाम से उसको पुकारा जाता है। तो इस प्रकार से एक ही प्लांट के कई सारे नाम हो गए, तो बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाता है। और अलग अलग कॉमन नाम है, इंग्लिश इंग्लिश कॉमन नाम है लेकिन उसके अलग साइंटिफिक नेम में, तो भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो जो रिसर्चर है या साइंटिस्ट है उसको जब स्टडी किया करता है प्लांट के बारे में, तो उसको कंफ्यूजन हो जाता है कि वो किस प्लांट के बारे में स्टडी करे, जबकि प्लांट एक सेम ही है। तो नॉमेनक्लेचर की ये आवश्यकता होती है। कई बार जैसे कि उदाहरण सामने आपको दिखाई दे रहा है कि ओक, डिफरेंट प्रकार के ओक है और सब ओक ही है, लेकिन सबके बॉटनिकल नेम भी डिफरेंट है। तो जो ओक है, ये सारे जो आप क्वेरकस है, लिथोकार्पस है, रस है, ग्रेविलिया, चिनोपोडियम, ये सब अलग अलग प्रकार के ओक के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन किसी में भी ओक का कोई कॉमन कैरेक्टर नहीं है। अर्थात ओक इज क्वेरकस, लेकिन बाकी जो दूसरे ओक डिस्क्राइब किए गए हैं उसमें आपस में कोई इंटर रिलेशनशिप नहीं है, कैरेक्टर्स में कोई भी इसमें रिलेशन नहीं है। तो जैसे ओक को क्वेरकस का, लेकिन जो टेनबार्क ओक है वो लिथोकार्पस अलग ही है, पॉइजन ओक रस है, सिल्वर ओक ग्रेविलिया कहलाता है, और जेरूसलम ओक को हम चिनोपोडियम कहते हैं। तो इन सब डिस्क्रिपेंसीज को अवॉइड करने के लिए, इन सब से बचने के लिए एक इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइज प्लांट नॉमेनक्लेचर की आवश्यकता होती है, जिसके द्वारा, जो कि पूरे वर्ल्ड में कॉमन हो और एक प्लांट को पूरे थ्रू आउट द वर्ल्ड एक ही नाम से जाना जाए, इसकी आवश्यकता होती है। नाउ ये डिसाइड हुआ कि प्लांट का साइंटिफिक नेम होना चाहिए, लेकिन अब कोई लैंग्वेज तो होगी, तो कौन सी लैंग्वेज होनी चाहिए? तो क्योंकि पहले इंग्लिश में नाम अलग दिया गया और भी अलग अलग लैंग्वेजेस में नाम दिए गए, लेकिन सब में ही झगड़ा हो कि भाई किसका नाम एक कॉमन रखा जाए। तो लेटिन भाषा में
अर्थात लेटिन लैंग्वेज को प्रेफर किया गया। उसका कारण क्या है कि लेटिन लैंग्वेज ये स्पेसिफिक है और एग्जैक्ट इन मीनिंग है, और दिस लैंग्वेज इंडिकेट जेनेटिक रिलेशनशिप, स्पेशली जेनेटिक नेम्स की, और दिस इज इंटरनेशनल इन द स्कोप एंड अनएम्बिगुअस एंड कॉमन टू ऑल लैंग्वेजेस। अर्थात लेटिन भाषा किसी भी पर्टिकुलर देश की भाषा नहीं है, तो ये प्रॉब्लम होगी नहीं कि भी किसी देश की भाषा के नाम पे इसका साइंटिफिक नेम है, और एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, और बहुत ही इसका मीनिंग बहुत सिंपल है और एग्जैक्ट इन मीनिंग है। तो यह तय हुआ कि जितने भी प्लांट्स हैं और या एनिमल में भी है, तो प्लांट्स और एनिमल का नॉमेनक्लेचर, उसका जो नामकरण है, वो एक यूनिवर्सल लैंग्वेज अर्थात लैटिन लैंग्वेज में किया जाना चाहिए। तो लैटिन लैंग्वेज की ही इम्पोर्टेंस है। अब बात करते हैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, द्विनामकरण पद्धति। सर्वप्रथम गास्पर्ड बोहिन ने 1623 में इस टर्म को यूज किया, और उसके अंतर्गत प्लांट को नामकरण करने के लिए बताया कि जीनस नाम और स्पेसिफिक नाम होना चाहिए। अर्थात कोई भी साइंटिफिक जो नेम है प्लांट का, वह दो शब्दों से मिलकर बना होगा। पहला नाम उसके जीनस को रिप्रेजेंट करेगा और दूसरा नाम उसके स्पीसीज को रिप्रेजेंट करेगा। ये बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर बाद में लिनियस के द्वारा फर्दर उसको एलाबोरेट किया गया, और उन्होंने अपने कई पब्लिकेशन किए, और उन सब पब्लिकेशंस में इन्होंने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर को फॉलो किया। उनके जो इम्पोर्टेंट पब्लिकेशंस हैं, जैसे कि सबसे पहले 1736 में फंडामेंटल बॉटेनिका, देन क्रिटिकल बॉटनिका 1737 में पब्लिश हुआ। इन सब में उन्होंने अपने बायोनोमियल सिस्टम को ही यूज किया प्लांट का नॉमेनक्लेचर करने के लिए। फिलोसोफिया बॉटेनिका 1751 में, स्पीसीज प्लांटेरियम 1753 में। उसके बाद में और भी इन्होंने पब्लिकेशन किए, उन सब में उन्होंने द्विनामकरण पद्धति को यूज किया। यहाँ नॉमेनक्लेचर करने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स तय हुए, जिसमें लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर जो है वो जूलॉजिकल एंड बैक्टीरियोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर से बिल्कुल ही डिफरेंट है, अर्थात दोनों में कुछ फर्क है। देन द एप्लीकेशन ऑफ बॉटनिकल नेम्स इज डिटरमाइंड बाय मींस ऑफ नॉमेनक्लेचर टाइप। अर्थात एक एक टाइप स्पेसिमेन है, उसके आधार पर जैसे प्लांट की जो हर्बेरियम शीट बनाई जाती है वो टाइप स्पेसिमेन कहलाता। उस टाइप स्पेसिमेन के आधार पर ही प्लांट का नाम होगा, उसका डिस्क्रिप्शन होगा। देन जो बॉटनिकल नेम नॉमेनक्लेचर इज बेस्ड अपॉन प्रायोरिटी ऑफ द पब्लिकेशन। अर्थात एक प्लांट, मान लो किसी एक प्लांट का नाम अलग अलग रख दिया गया और अलग अलग समय में उसका पब्लिकेशन हुआ, लेकिन जो पहले पब्लिकेशन हुआ ऑथेंटिक सही रूप में, सही रूल को फॉलो करते हुए उस प्लांट का नाम, तो वह जो सबसे पहले जो पब्लिश हुआ है वह नाम ही माना जाएगा। इसको हम प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी ऑफ पब्लिकेशन भी कहते हैं, जो कि हम डिटेल में बाद में इन सबको अध्ययन करेंगे। और लैटिन भाषा में ही साइंटिफिक नाम दिया जाना चाहिए, और एक टैक्सॉन का एक ही नाम होगा, ऐसा नहीं कि अलग अलग नाम होंगे। तो एक टैक्सॉन का, चाहे वो स्पीसीज हो चाहे वो फैमिली, उसका एक ही नाम होगा। और नॉमेनक्लेचर के जो रूल्स है दे आर रिट्रोएक्टिव, अर्थात इसके ऊपर ऐसा नहीं कि पुराने नियम को खत्म किया जाए। तो इनसे नॉमेनक्लेचर के रूल के अंदर पास्ट पब्लिकेशन, जो पुराने जो पब्लिकेशन हैं उसका भी इसमें इफेक्ट रहेगा। कोड्स ऑफ नॉमेनक्लेचर। तो पहले तो जब प्लांट्स का नाम रखा जाता था तो कुछ रूल्स होते थे, लेकिन बाद में जब भी इंटरनेशनल कांग्रेस होती थी तो रूल्स को रिवाइज किया जाता था। साइंटिस्ट और टेक्सोनॉमिस्ट बैठकर के रूल्स को तय करते थे। बाद में एक कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर को तय किया गया। कोड वास्तव में क्या है? दीज आर द वेरियस रूल बुक्स दैट गवर्न बायोलॉजिकल टैक्सोनॉमिक nomenclature, each in their own broad field of organism। अर्थात एक रूल्स को हम कोड को हम साधारण शब्दों में कह सकते हैं कि इट इज अ सिस्टम ऑफ सो मेनी रूल्स, प्रिंसिपल्स एक्सेट्रा। तो खूब सारे नियमों का एक प्रकार से एक सिस्टम है, जिसके अंदर प्रिंसिपल्स भी हो सकते हैं, उसमें रिकमेंडेशन भी हो सकते हैं, उसके अंदर और रूल्स भी हो सकते हैं और अपेंडिसेस भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर की ओरिजिन हुआ। तो अलग अलग जब जब कभी भी इंटरनेशनल कांग्रेस होती थी तो हर बार कुछ नियम को चेंज किया जाता था।
तो उस इम्पोर्टेंट जो कुछ कोड है उसके मैं नाम यहाँ ले रही हूँ, जैसे कि पेरिस कोड जो कि 1867 में बनाया गया था। उसके बाद में उसको रिप्लेस किया रोचेस्टर कोड ने 1892 में। देन वियना का कोड आया 1905 में, और जो कि इंटरनेशनल कांग्रेस वियना में हुई थी और 1905 में हुई थी, इसलिए इसका नाम, और उस समय फिर रूल्स में कुछ चेंजेस किए गए तो उसका नाम वियना कोड रख दिया गया। उसके बाद में 1930 में कैम्ब्रिज में इंटरनेशनल कांग्रेस हुई और उस समय कुछ नियम फिर चेंजेस किए गए, पुराने नियम को फॉलो करते हुए कुछ और उसमें एडिशन किया गया, जिसको कि इंटरनेशनल रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर या आईसीबीएन उसका नाम रखा, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन अब सन 2011 में इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर फॉर एल्गी फंजाई एंड प्लांट्स, आईसीएन जिसकी शॉर्ट फॉर्म है, उसको रखा गया, जो कि मेलबोर्न में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके अकॉर्डिंग है। इसमें यह हुआ कि जो पहले आईसीबीएन बना था उसको रिप्लेस कर दिया गया है और उसका नाम आईसीएन रखा गया है। तो आईसीबीएन का नया नाम अब क्या हो गया है, आईसीएन, इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्गी फंजाई एंड प्लांट्स। अर्थात जो आईसीबीएन था उसमें तो था कि खाली प्लांट्स का नॉमेनक्लेचर, इसमें क्लियर नहीं था कि किसके लिए। तो अब बाद में जो बाइकोलॉजिस्ट इन सब की भी रिकमेंडेशन ये थी कि इसके अंतर्गत एल्गी फंजाई प्लांट्स, चाहे वो फॉसिल हो नॉन फॉसिल हो, ब्लू ग्रीन एल्गी है, साइनोबैक्टीरिया है, काइटिड्स है, ओमाइसिटीज है, स्लाइम मोड्स है, तो इन सब के नॉमेनक्लेचर भी इसी कोड के अंतर्गत किया जाना चाहिए। तो इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर उसको चेंज कर दिया गया आईसीएन, मेलबोर्न में जो इंटरनेशनल बॉटनिकल कांग्रेस हुई थी उसके अकॉर्डिंग, और ये आईसीएन जुलाई 2011 का कहलाता है, और जिसने उसके प्री एग्जिस्टिंग जो वियना कोड था उसको भी इसमें रिप्लेस किया गया, जो कि 2005 में कंडक्ट किया गया था। इसके अंतर्गत जो कौन कौन से कुछ नियम हैं, तो आईसीएन जो है, जो कि इट इज द कोड फॉर एल्गी फंजाई एंड प्लांट्स, इसमें टोटेनिम अलाउ नहीं है। जिस प्रकार जैसे कि मतलब ये इट इज डिफरेंट फ्रॉम आईसीजेडएन। आईसीजेडएन का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। तो आईसीएन के अंतर्गत टोटेनिम अलाउड नहीं है। अर्थात टोटेनिम क्या है, टोटेनिम का मतलब हुआ कि जब जीनस और स्पीसीज का नाम रिपीट होता है, जैसे कि नाजाज नाजाज, रैटस रैटस, तो जो बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर है उसमें ये माना गया है कि स्पीसीज और जीनस का नाम रिपीट नहीं होना चाहिए। स्पीसीज अलग होगी और जीनस अलग अलग होगा, जो कि एनिमल सिस्टम में ये इसको अलाउ कर रखा है। देन इलेक्ट्रॉनिक पब्लिकेशन ऑफ ऑल नॉमेनक्लेचर एक्ट परमिटेड फ्रॉम 1 जनवरी 2012। अर्थात हार्ड कॉपी बचाने के लिए या पेपर वर्क बचाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक पब्लिकेशन को अलाउ कर दिया है। और एक फॉसिल का एक ही नाम होना चाहिए, ऐसा नहीं कि उसके अलग अलग पार्ट्स हैं तो उसका अलग अलग नाम है। तो वन फॉसिल शुड है वन नेम। इसमें क्योंकि अब माइकोलॉजी को मतलब फंगस का नॉमेनक्लेचर को भी इंक्लूड कर दिया गया है, तो रजिस्ट्रेशन ऑफ फंगल नेम्स और लेटिन और साथ में इंग्लिश भाषा में भी इसको अलाउ किया है। और एक फंगस का एक ही नाम होना चाहिए। अर्थात ऐसा नहीं है, क्योंकि पहले क्या करते थे, फंगस की ए सेक्सुअल स्टेज का नाम अलग और सेक्सुअल स्टेज का नाम अलग, फंगस एक ही है ऐसा नहीं। तो एक फंगस का एक ही नाम होना चाहिए। तो अब तो बच्चों अगली बार हम आईसीबीएन के उसके डिटेल के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत हम तो उसके प्रिंसिपल्स, उसकी रूल्स, उसके रिकमेंडेशंस और अपेंडिसेस के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।